हेलो गाइस, दिस इज डिफेंस डीसी और ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकाल, कभी आपने इसका नाम सुना होगा कि देश में इमरजेंसी लग गई, किसी और देश में इमरजेंसी लग गई, जैसे अभी कनाडा में इमरजेंसी लग चुकी है। तो ऐसे ये आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी में क्या क्या होता है, इमरजेंसी कब लगाई जाती है, ये सब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। जो चैनल पर नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, जो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। इमरजेंसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया हुआ है, और आपको याद है, मैं आपको इमरजेंसी के आर्टिकल इससे पहले भी याद करवा चुका हूँ कई बार। नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, बस इसी के बीच में इमरजेंसी दी हुई है, 352 से 60 आर्टिकल के बीच में। अच्छा, बीच में जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी से रिलेटेड ही हैं। चलो देखते हैं क्या है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होती है फॉर सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब देश की अगर सॉवरेनिटी समझते हो ना, कि सॉवरेन का मतलब होता है कोई भी कंट्री बिल्कुल फ्री, मतलब स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्र, चाहे उसको देश के इंटरनल डिसीजन लेने हो, चाहे एक्सटर्नल कोई पॉलिसी लेनी लानी हो, उसमें किसी दूसरे देश का कोई योगदान नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सिक्योरिटी आप समझते हो, सुरक्षा, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, कि अपना देश बस बटे नहीं। इन चीज़ों को जब कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है जिससे देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, तब जाके देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल नंबर 352 में ये लिखी हुई है। अच्छा, कब लगाई जाती है? केवल 3 ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है: वॉर और एनी एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिवेलियन। देखिए, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन तो तब माना जाएगा जब किसी बाहर के देश से खतरा हो। वॉर किसी दूसरे देश के साथ ही तो होगी, और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ही सीधे समझ आ रहा है, किसी बाहर की कोई देश का, या एक्सटर्नल एग्रेशन देश का ही नहीं, किसी बाहर की कोई ऐसा कोई आतंकवादी संगठन हो जिसके साथ डायरेक्ट उसमें आ जाए, ये सब होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। अच्छा, फिर आर्म्ड रेबेलियन क्या होता है? कि देश में ही दंगे हो जाएं, सशस्त्र दंगे, कि हथियार उठा लिए लोगों ने, तब जाके इन 3 केस में लगती है नेशनल इमरजेंसी: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। अच्छा, अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए इमरजेंसी लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। और आर्म्ड रेबेलियन तो देश में ही होगा ना, तो उसे बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। समझे क्या बात? अच्छा, अब बड़ा, जो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो आर्म्ड रेबेलियन के लिए नहीं लगाई थी, उन्होंने देश के लिए लगाई थी। उन्होंने तो 1975 में कोई वॉर तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो मैं आपको बताऊं, उस वक्त आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता था वो, इस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द था, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने लगा दी कि मुझे लग रहा है कि भाई देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। अच्छा, फिर जो इंदिरा गांधी जी हार गई इमरजेंसी लगने के बाद, फिर दूसरी जो सरकार आई मोरारजी देसाई की, जनता दल की सरकार, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के क्या डाल दिया? आर्म्ड रेबेलियन। तो कोई बोले, आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है कहाँ से आया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd तो उनके टाइम में हुआ था, वो अलग है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, इंदिरा गांधी ने किया था 1976 में। 44th मोरारजी देसाई ने किया था, जिसमें उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन वर्ड डाल दिया कि कोई ऐसे इमरजेंसी ना लगा सके, जब सच में ज़रूरत है इमरजेंसी की तभी इमरजेंसी लगाओ। समझ रहे हो बात को? भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उससे क्या समझ आ रहा है? कोई भी बोल देगा कि डिस्टर्बेंस से उसे लग रहा है, क्या डिस्टर्बेंस दिखना भी चाहिए। तो उन्होंने डाला कि जब तक आर्म्ड रेबेलियन नहीं होगा तब तक देश में इंटरनल इमरजेंसी भी नहीं लग सकती। ठीक है, समझ गए? नेशनल इमरजेंसी 2 तरह की बोल देते हैं। देखो, इमरजेंसी इमरजेंसी होती है, बस बोलने वाली बात है, कि इसके इस वजह से लगाई है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल देते हैं, इस वजह से लगाई है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोल देते हैं। अच्छा, इसमें लगा हुआ डिक्लेयर्ड बाई प्रेसिडेंट। किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? आर्टिकल 74 भूल गए क्या? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हीं के एडवाइस पे काम करता है प्रेसिडेंट। जब भी कोई काम लिखा हो ना कि प्रेसिडेंट ये काम कर रहे हैं, समझ जाओ कि वो काम असली में प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अगली लाइन क्या लिखी हुई है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन क्या कब डिक्लेयर करते हैं? ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ एंटायर कैबिनेट। कैबिनेट समझते हो ना, मेन वाले जो मिनिस्टर होते हैं,
उनकी रिटर्न एडवाइस मतलब रिटर्न रिकमेंडेशन सब लोग पूरा का पूरा कैबिनेट अगर वो लिख के देगा कि इमरजेंसी लगाओ तब इमरजेंसी लगेगी। और ये बात भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई की सरकार ने डाली थी। भाई साहब ऐसा बोलते हैं जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तब कैबिनेट कई कई तो कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं पता था। अगले दिन जब उन्होंने अखबार देखा तब पता चला उन्हें कि देश में इमरजेंसी लग गई। तो ऐसा कुछ ना हो, सबको पता रहे, सबकी सलाह से ही लगे। तो पूरे कैबिनेट जो होता है जितने भी मंत्री होंगे 15-20 कितने भी रहे सही, वो जब तक पूरे के पूरे लोग लिख के नहीं देंगे तब तक इमरजेंसी लगेगी पहली बात। अच्छा देखते हैं इंदिरा गांधी के वक्त में कब इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 को लगी थी और 21 मार्च 1977 तक, ठीक है, इंदिरा गांधी लगाई थी। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे जिन प्रेसिडेंट ने लागू की थी? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा देश में 3 बार इंटरनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962, 1971। 62 तो आपको पता है चाइना वाला वॉर, 71 भारत पाकिस्तान जब बांग्लादेश को हमने अलग नया राज्य वो नया देश बना दिया था बांग्लादेश। अच्छा तब तो लगी थी एक्सटर्नल इमरजेंसी देखा जाए तो। 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी वो थी इंटरनल इमरजेंसी। तो कुल मिला के 3 नेशनल इमरजेंसी लग चुकी हैं। अच्छा ये तो लिखा हुआ है कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन मैनी ग्राउंड्स साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या है? ऑन अ पार्ट या एंटायर, तो कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। आप देखिए बेटा इसका मतलब समझिए कि देखिए एक साथ कई ग्राउंड पे भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि वॉर के लिए लगाओ या इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए लगाओ, एक साथ ही बोल सकते हैं कि वॉर हो रहा है और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, दो ग्राउंड पर भी एक साथ लग सकती है। समझ रहे हो बात को? बोलते हैं कि वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन दोनों हो रहे हैं, इस एक साथ भी दो ग्राउंड्स पे लग सकती है, इमरजेंसी होती है। अच्छा ऐसा नहीं पूरे के पूरे देश में लग रही है, देश के किसी एक हिस्से में भी लग सकती है कि देश के जैसे साउथ इंडिया में कुछ हो जाए कि साउथ इंडिया में ही बस नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, या पूरे देश में भी लगाई जा सकती है। अच्छा कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या? पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसे कोर्ट जुडिशियली रिव्यू नहीं कर पाता था, लेकिन अब केशवानंद जब से भारतीय केस आया है उसके बाद उन्होंने एक नया शब्द दे दिया है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी बदलो चाहे, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए ऐसा बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी कोई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, समझ लो। नेशनल इमरजेंसी लगी थी इसमें, कोर्ट चाहे तो चेक कर सकता है कि सही ग्राउंड पर लगाई गई है कि नहीं, ज़रूरत भी है या नहीं इमरजेंसी की, और नहीं लगी कोर्ट को जरूरत तो उसी दिन से इमरजेंसी को हटा भी देगा कोर्ट। अच्छा अब 1975 की इमरजेंसी क्या क्या हुआ था देखते हैं, क्यों वो लगी थी। 1971 में इलेक्शन हुए, समझ रहे बात को। तो एक राजनारायण थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में से, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस गया। अच्छा अब राजनारायण जीत गए केस को। उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया था इंदिरा गांधी जी पे कि भाई साहब इन्होंने ना इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की करवाई है और इस वजह से ये जीती हैं, और ये केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी कि अब ले अब कैसे करोगे, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त में लोकसभा का पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है, वो बताऊंगा आपको कैसे। तब जाकर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, पीएम बने रहने के लिए। अच्छा बोला कि देश में बहुत दंगे वंगे हो रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि उस वक्त वर्ड होता था ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसी वजह से लगा दी। अच्छा ये तो आपको ये टाइम प्रेस वाज सप्रेस्ड। अच्छा दैट टाइम मतलब उस वक्त की जो प्रेस थी वो सब उसे सप्रेस किया गया, इमरजेंसी टाइम जैसे किया जाता है। पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया, फोर्स नसबंदी कराई गई, ये सब इमरजेंसी थी। 21 महीने की इमरजेंसी, जिसे डार्क पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। अच्छा ये सब छोड़िए पुरानी बातें, अब देखते हैं अप्रूव कैसे होती है इमरजेंसी। अब सुनो, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है जैसे मैंने आपको बोल दिया उनके कहने पे। अच्छा अब ये ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया और ऐसे ही हो गई साहब, बहुत सिंपल तरीके से नहीं, उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ता है। मतलब पूरी पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है पास होने का, एक हाउस से पास होगी दूसरे से, और कैसे पास होगी? स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन वो 2/3 ऐसे नहीं कि 50 लोग बैठे उनका 2/3, कम से कम 50 टोटल लोग हैं उनकी 50% से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो आपका सेशन देखिए जिसमें मैंने मेजोरिटी के बारे में पढ़ाया था, स्पेशल मेजोरिटी से पास होती है। अच्छा कितना टाइम है? 1 महीने का टाइम है। डिक्लेयर करने के बाद अगर 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हुई, समझ रहे हो बात को, तो इमरजेंसी हट जाएगी अपने आप ही।
अच्छा, और ये चीज़ भी कि 1 मंथ और स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविजन है ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही डाला गया है। इससे पहले क्या था, 2 महीने का टाइम था कि आराम से पास कर सकते हो और बड़ी सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल मेजोरिटी आप जानते हो 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि 50 लोग हैं उनका 25 लोगों ने कर दिया, बस खत्म, लग गई इमरजेंसी। तो पहले क्या 2 महीने का टाइम था और सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। अभी 44th अमेंडमेंट ने कर दिया 1 महीने का टाइम और स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी के केस में। अच्छा, अब बात करें अगर लोकसभा भंग हुई पड़ी है उस वक्त, मान लिया वो एंड का टाइम चल रहा है, लोकसभा को ख़त्म किया जा चुका, लोकसभा उस वक्त सेशन में नहीं है, तो अकेले राज्यसभा पूरे पार्लियामेंट का काम करेगी। राज्यसभा अकेले अप्रूव कर देगी ना 30 दिन के अंदर, अगर सॉरी राज्यसभा अगर अकेले अप्रूव कर देगी 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी, तब भी वो पास मान ली जाएगी उस वक्त। अगर राज्यसभा है, राज्यसभा कर देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब होगा, जब लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, लोकसभा भंग हुई पड़ी है। अच्छा, लेकिन जब दोबारा नई लोकसभा चुन के आएगी किसी वजह से, मतलब कभी भी, तो उस जो चुने होने के 30 दिन के अंदर उन्हें इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा, लोकसभा को भी। समझ रहे हो बात को, लोकसभा या सेशन में नहीं है तब तो भले ही राज्यसभा ने कर दिया इमरजेंसी को पास, तो वो इमरजेंसी चल रही है, लेकिन बाद में 6 महीने के अंदर जैसे चुनाव हो गए, कुछ हुआ, नई लोकसभा आई, तो नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो आगे रहेगी, वरना वो इमरजेंसी अपने आप ही हट जाएगी। अच्छा, इमरजेंसी एक बार लगाई जाती है तो कितने टाइम की लगती है, 6 महीने के लिए लगती है। अगर 6 महीने के बाद दोबारा इसको बढ़ाना है तो रिन्यू करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से ही करना पड़ेगा, वही स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और कोई अपर लिमिट नहीं है, कभी तक बढ़ा सकते हैं 6 6 महीने, लेकिन 6 महीने एक बार में बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, समझ रहे हो क्या बात। अच्छा, इफ दिस इज टू एंडेड इन मिडिल देन बाय सिंपल रेजोल्यूशन कैन, अच्छा ठीक है, देन लोकसभा में, अच्छा लोकसभा वाइज, इसका मतलब क्या है, अगर इसको बीच में से हटाना है, अब इमरजेंसी लग रही है, अगर उसको हटाने की जरूरत लगी कि अब इसको हटा दो, चलो, जैसे 6 महीने में तो अपने आप बढ़ती है, एक बार लगाई 6 महीने बाद अपने आप बढ़ जाएगी, अगर नई स्पेशल मेजोरिटी से रिन्यू किया, रिन्यू अगर आगे बढ़ानी तो रिन्यू कर दो। अगर लेकिन बीच में इसको हटाना पड़ रहा है तो लोकसभा बहुत सिंपल मेजोरिटी से एक सिंपल रिजोल्यूशन पास करके किसको हटाना चाह रहे हैं, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से, मतलब हटाना सिंपल है, लगाना कठिन है। अच्छा ही तो है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको किया गया है। अच्छा, वो स्पेशल मेजोरिटी उन्होंने डाली थी, लगाने के वक्त में लगाने को कठिन कर दिया थोड़ा, कि हार ही ना लगाई जा सके। अच्छा, तो सिंपल रेजोल्यूशन को उनको हटा सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि हटाने के लिए राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, अकेले कौन हटा सकते हैं, लोकसभा ही इसको हटा सकती है। नो रोल ऑफ राज्यसभा इन रिवोकेशन, मतलब इसका कि जब हटानी होगा इमरजेंसी तो अकेले राज्यसभा जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से, मतलब हटाना इतना ज़्यादा ईजी है, अकेले लोकसभा हटा सकती है सिंपल मेजोरिटी से, राज्यसभा कोई रोल हटाने में नहीं है, लगाने में लेकिन है। अच्छा, और इट कैन बी रिवोक्ड बाई प्रेसिडेंट एनी टाइम, और हाँ सिंपल प्रेसिडेंट जरूरत भी नहीं है उस मेजोरिटी की, मतलब सिंपल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। अगर पीएम काउंसिल मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बोल देंगे कि हटा दो, तो प्रेसिडेंट एक बार में इसको वैसे ही हटा सकते हैं, पार्लियामेंट के उसके रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे बात को। अच्छा, ये सब हो गया काम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इसको हटा दिया, और एक सेकेंड, एक काम और होता है इसमें, कि लोकसभा अपना टेन्योर को और बढ़ा सकती है 1 साल के लिए, मतलब जैसे लोकसभा खत्म होने वाली है और नए चुनाव होने वाले हैं, तो जब नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो चुनाव नहीं होंगे, मतलब चाहे तो, अगर पार्लियामेंट चाहे, लोकसभा वाले चाहें, वही प्रधानमंत्री उसको वही रेजोल्यूशन अगर पास करेंगे अपना, तो उससे वो 1 साल के लिए लोकसभा को बढ़ा सकते हैं, 1 साल के लिए एक बार। अगर लेकिन वो इमरजेंसी लगाए जा रहे हैं धुआंधार, ठीक है, वो तो हर जैसे ही उनका 1 साल वो बढ़ाया वो खत्म होगा, उसको भी रिन्यू कर सकते हैं, इमरजेंसी को रिन्यू कर ही सकते हैं, जो 1 साल के लिए उन्होंने अपना लोकसभा बढ़ाई है उसको भी बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो कि बात। अच्छा, तो काफ़ी काम, मतलब कभी तक के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन अभी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। ऐसे फालतू के कोई सरकार अगर काम करेगी, कोई भी सरकार, तो 1 सेकंड में कोर्ट ही हटा देगा इमरजेंसी को। अच्छा, चलो ये सब छोड़िए, अब ये देखिए नेशनल इमरजेंसी देश में लगती है तो होता क्या है, इफेक्ट क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। देखिए, पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। समझ रहे बात को,
मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट पर कभी पार्लियामेंट तो बनाती नहीं है, पार्लियामेंट तो सेंटर के लिए बनाती है लॉ। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है देश में, तब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकती है। अच्छा, थोड़ा एक बात याद रखना, जो मैंने बोला था कि इमरजेंसी किसी एक हिस्से में लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, या पूरे देश में लगाई जा सकती है। तो चाहे इमरजेंसी किसी एक हिस्से में लगी हुई है और पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पर कोई लॉ बनाया है, तो ऐसा नहीं कि उसी हिस्से पे वो लॉ लागू होगा, नहीं। इमरजेंसी भले एक हिस्से पे, लेकिन लॉ पूरे के पूरे देश पे लागू होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा, ऑल फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड एक्सेप्ट 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों उसको छोड़ के सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, यही राइट बचे रहते हैं। सस्पेंड का मतलब ये है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर और कोई राइट का आपका हनन हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। लेकिन हाँ, ये 2 राइट जो हैं 20 डिटेन, मतलब वही है 20 का, तो क्या बोलते हैं, सजा के लिए जो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी और सेल्फ इंक्रिमेशन। वो आर्टिकल 20 के अंदर 3 चीज़ें बताई तो थी तुमको, किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती है कि कार उसके लिए, और उसी टाइम की सजा मिलेगी जो उस वक्त था, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, वो सब। एक तो वो वाला आर्टिकल सेफ रहेगा हमेशा, और एक आर्टिकल नंबर 21 मतलब राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार भी उसको मिला रहेगा चाहे इमरजेंसी लगी हुई है। इन 2 आर्टिकल को छोड़ के बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। और ये भी क्योंकि देखो उस वक्त नहीं था, लेकिन ऐसा उस वक्त जब इमरजेंसी लगाई थी सब सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते थे, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई ने ये भी कर दिया, ठीक है। मतलब काफ़ी काम किया है उन्होंने ना। अच्छा चलो देखें, राइट टू सीक रेमेडी फॉर फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड, आर्टिकल 359। अब देखो डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बोला कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो राइट था नहीं कि राइट कहीं चले गए हैं, भाई राइट तो मिले ही हुए हैं सबको, आपको समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम है, जितना भी अधिकार है सब मिले ही हुए हैं। सस्पेंड होने का क्या मतलब होता है भाई, एक बात है, कोई आपसे सरकार बोलती है कि आपको अधिकार मिले हुए हैं और आपके अधिकारों को कर रही है हनन, और आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, फिर उनका क्या झंझना बजाओगे क्या उन राइट का? राइट तब तक ही तो राइट माने जाएंगे जब तक उनके हनन होने पे आप कोर्ट जा सकते हो। दोबारा सुनिए, कोई भी राइट तब तक ही तो राइट है अगर उसका पालन नहीं, अगर आपको राइट नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो वो आर्टिकल 32 के तहत ही तो जाते हो आप, जब आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो जाता है, तब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो रिट जारी करवाने के लिए। तभी तो सरकारें मतलब आपके राइटों को हनन नहीं कर सकती, क्योंकि आप कोर्ट चले जाओगे, यही तो डर है उन्हें। तो असली में जो राइट जो सस्पेंड होते हैं वो एज राइट सस्पेंड नहीं होते, मतलब जो राइट टू सीक रेमेडी है, राइट टू सीक रेमेडी उसी बोलते हैं आर्टिकल 32 को, कि अगर राइट आप किसी अधिकार का हनन हो गया तो आप कोर्ट जा सकते हो, वो वाला राइट सस्पेंड हो जाता है बस। मतलब आप इन दोनों को छोड़ के और उन राइट के लिए और किसी राइट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, समझे के बात? असली में कोर्ट जा सकते हो तभी तो आपको राइट मिले हुए हैं, उनका हनन होने पे अगर कोर्ट जा सकते हो, वॉयलेशन होने पे आप, तभी तो वो माना जाएगा कि राइट मिले हुए हैं। तो आप तो असली में क्या है, आर्टिकल 360 में ये लिखा हुआ है कि 20 और 21 जो आर्टिकल है इसे छोड़ के और आप किसी भी आर्टिकल के वॉयलेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर रिमेन इन प्रोसेस एंड पावर। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट वगैरह कुछ मतलब ठीक है, तो उससे कोई स्टेट के लेजिस्लेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य की सरकारें जो वो चलती ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को? उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य में ऐसे नहीं कि राजस्थान जैसे कांग्रेस है तो कोई मतलब भंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान जैसे राज्यों की जो सरकारें हैं वो ऐसी कैसी चलती रहती है नेशनल इमरजेंसी केस में। अच्छा, प्रेसिडेंट हैड पावर टू मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अच्छा, आपको फाइनेंस कमीशन याद है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 क्या काम करता है? जो भी टैक्स वैक्स से पैसा आता है उसे बांटता है, कितना राज्य सरकारों को मिलेगा कितना सेंटर के पास रहेगा। तो जब नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फाइनेंस कमीशन से बोल सकता है क्या, कि भाई साहब कितना सेंटर को देना है, कितना उनको राज्यों को देना है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो उसको मॉडिफाई कर सकता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को, टैक्स और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको मॉडिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट चाहे तो। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक से बता दिया। पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है टर्म को, मतलब लोकसभा का टर्म 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं लोकसभा को,
समझ रहे हो बात को, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं लोकसभा को। अच्छा, लेकिन एक बार अब समझने की कोशिश करिए आप, जैसे तो समझिए, अप्रैल में लगाई इमरजेंसी और अप्रैल में ही लोकसभा का सेशन बढ़ा दिया। अब इमरजेंसी 6 महीने की लगती है एक बार में, और ये भी ये 1 साल के लिए बढ़ चुका है। अच्छा, और ऐसा कुछ दिमाग में आया कि मई में जाके उन्होंने सोचा कि चलो यार इमरजेंसी की अब जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, तो मई में इमरजेंसी हटा दी, मतलब एक ही महीने में हटा दी इमरजेंसी। लेकिन जो 1 साल के लिए उस समय बढ़ा दिया गया है लोकसभा का, वो 1 साल तक बढ़ा नहीं रहेगा। इस मई के बाद बस 6 महीने तक और बढ़ा रह सकता है, मतलब इमरजेंसी हटने के बाद बस 6 महीने तक, फिर उसके अंदर चुनाव होने पड़ेंगे, नई सरकार आ जाएगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा और पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे अगर कोई लॉ बनाती है, तो वो बस 6 महीने तक रहेगा। कब तक? किसके 6 महीने तक? इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद तक। जब तक इमरजेंसी तब तक तो रहेगा ही, जैसे इमरजेंसी हट गई उसके 6 महीने बाद तक ही वो कानून बना रहेगा अपने आप ही, नहीं तो हट जाएगा। अच्छा, ये सब बात आपको बतानी थी मुझे। बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट रूल की, आर्टिकल नंबर 356। अच्छा, B.R. अम्बेडकर ने बोला था शुड बी यूज्ड एट लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब समझिए पहले, किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा देना मतलब राष्ट्रपति शासन, मतलब वहाँ की सरकार को भंग कर देना, और वहाँ पर किसका शासन हो जाएगा? प्रेसिडेंट का। एक तरह से देखा जाए सेंटर का शासन हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो B.R. अम्बेडकर ने ऐसा बोला था कि भाई इसे तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में यूज करना, जब बिल्कुल ही राज्य मान ना रहा हो या कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई हो किसी राज्य में, तब जाके इसे यूज करना चाहिए। लेकिन असली में प्रेसिडेंट रूल ही एक ऐसा आर्टिकल है जो इतनी बार यूज किया गया है हमारे देश में, अब तो यूज होता नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, लेकिन पहले, सही बता रहा हूँ, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, पहले मतलब ऐसा था। देखो 20 साल तक तो आज़ादी का ये था कि हर जगह राज्यों में भी कांग्रेस आ रही थी, उनमें भी कांग्रेस आ रही थी, सेंटर पे भी। उसके बाद फिर सरकारें बदलने लगी धीरे धीरे, मल्टी पार्टी सिस्टम आया अलग जगह। कांग्रेस ने इतनी जगह प्रेसिडेंट रूल लगाया था उस वक्त, इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया था, हद से ज़्यादा बार। किसी राज्य में किसी दूसरे की सरकार बनती, प्रेसिडेंट रूल खत्म। मतलब समझ रहे हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा देना, प्रेसिडेंट रूल का मतलब है जनता ने किसी सरकार को चुना। अब एक बात बताइए आप, बीजेपी की दिल्ली में जितनी भी सीट हैं लोकसभा की, कितनी भी हों, अब आपको पता है ना, लोकसभा की सीट अलग होती हैं और जो स्टेट की जो असेंबली होती है उसकी सीट अलग होती है। दिल्ली में टोटल सीट है 70। किसकी? जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी सीटें 70। वहाँ से लोकसभा की 30 हैं, कुछ 20 के आसपास होंगी कुछ। 2014 में चुनाव हुए, पूरी 20 की 20 बीजेपी को। 2015 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए, तो इन 70 में से सब सोच रहे थे कि भाई बीजेपी को उन्होंने लोकसभा में भी वोट दिए तो यहाँ भी देंगे। उसमें 67 आम आदमी पार्टी को और 3 बीजेपी को। समझ लो का तुम बात। अच्छा, तो लोग सोच रहे हैं 1 साल में कैसे मन बदल गया लोगों का। फिर देखिए 2019 में चुनाव होते हैं, वही 20 में से 19-18 के आसपास वही लोकसभा में तो वही पूरे के पूरे बीजेपी को। लेकिन 2020 में फिर दिल्ली में चुनाव होते हैं, 70 में से 63 सीट आम आदमी पार्टी को। इसका मतलब क्या है? जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है कि किसको सेंटर में लाना चाहते हैं, वो किसको अपने राज्य में लाना चाहते हैं। तुम समझ रहे हो बात। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब क्या है कि भाई साहब जनता की समझ में वो संदेह कर रहे हो। जनता से बड़ा कौन है संविधान में? कि जनता ने किसी सरकार को चुना राज्य में अपने में, तुमने उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा के उसे हटा दिया। लेकिन चिंता ना करो, अभी नहीं हट सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया है। कोर्ट उसे भी रिव्यू कर सकता है कि सही वजह से लगाया है या नहीं लगाया। अच्छा चलो देखते हैं प्रेसिडेंट रूल 356, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखिए वहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में से किसको बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं बोलते। प्रेसिडेंट रूल का ही नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अच्छा, ये भी किसके अंदर है? जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, मतलब जुडिशरी से रिव्यू कर सकती है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर इफ ही सेटिस्फाइड दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार कि स्टेट गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट से डिक्लेयर कर सकता है। अब ये बताओ, मैंने आपको गवर्नर पढ़ाया था, गवर्नर कौन होता है? एक तरह से सेंटर का एक तरह से एजेंट ही तो होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो गवर्नर बोल सकता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और विदाउट टू। गवर्नर के कहने पे या उसके बिना कहे भी दोनों ही टाइम पे प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
एक होता है आर्टिकल 365। अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 356। यहाँ पे लिखा आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या होता है? देखिए आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कब लगाई जा सकती है? जब संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, नॉट इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लेकिन आर्टिकल 365 में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट इमरजेंसी एक केस में और लगाई जा सकती है बेटा। किस केस में? कि सेंटर ने स्टेट को दी कोई डायरेक्शन और स्टेट ने वो डायरेक्शन नहीं मानी, बस इतनी सी बात हो। सेंटर ने दी कोई डायरेक्शन, मतलब केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को दी कोई डायरेक्शन, भाई ये काम करो, और उसने नहीं मानी, बस इस बात पर ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 365 में लिखा हुआ। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और इसी वजह से लगाई गई हैं ज़्यादातर जो इमरजेंसी है। ये आर्टिकल 365 सीधा लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्शन नहीं मानती है स्टेट सेंटर की तो उसी बात पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अच्छा, इसको अप्रूव कैसे किया जाता है? लगा दी, उसके 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। वही अगर पार्लियामेंट नहीं है सेशन में तो राज्यसभा के लिए कर सकती है। अच्छा, वही लिखा हुआ है ना, इफ़ लोकसभा इज डिजोल्व देन राज्यसभा कैन डिक्लेयर, ये तो सबको पता ही है। लेकिन दोबारा राज्यसभा चुन के, मतलब लोकसभा आएगी चुन के, तो 30 दिन के अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टाइम, नॉर्मल टाइम क्या है वो आपको बताइए, 2 मंथ का टाइम है और सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। अच्छा, एक बार, सॉरी, कब तक के लिए लगती है? 6 महीने के लिए लगती है। एक बार में 6 महीने के लिए, बार बार इसको रिन्यू कर सकते हैं उसी की तरह 6 महीने के लिए। लेकिन वहाँ पे अप्रूवल के लिए क्या था, 1 महीने का टाइम था और स्पेशल मेजोरिटी थी। 6 महीने के लिए वहाँ लगते थे, लेकिन वहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं थी कितने समय के, उस वहाँ पे कभी तक के लिए बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, 3 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। स्टेट में ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही, 3 साल लगा दो बस, फिर चुनाव करवा लो। 3 साल भी काय को, एक बार तुमने भंग किया दोबारा चुनाव करा लो 6 महीने के बाद। अच्छा, अब समझिए 3 साल का क्या मतलब है कि 6-6 महीने करके 6 बार लगाई जा सकती है। 6-6 महीने मतलब 6 बार लगाएंगे तभी 3 साल हो रही हैं। 6 बार लगा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार 6 बार तक रिन्यू कर दिया। अगर हाईएस्ट 2 बार लगाया, 6 महीने लगाया, फिर रिन्यू करके और 6 महीने लगाया, मतलब 1 साल जैसी हो गई, तो आफ्टर 1 ईयर केवल तभी बढ़ाई जा सकती है। कब बढ़ाई जाएगी? या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। या इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि अभी के लिए चुनाव कराना संभव नहीं है देश में। भाई स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या है कि तुमने वहाँ की राज्य वो जो सरकार है उसको भंग कर दिया, बिल्कुल कर दिया, फिर वहाँ पर दोबारा चुनाव कराए जाने हैं। तो या तो 1 साल तक आप, मतलब देखो बेटा समझ रहे हो क्या, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकती है। पार्लियामेंट लगाई मतलब प्रेसिडेंट लगा दी, फिर उसे पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ये आपको पता है। 6 महीने तक लगती है, 6 महीने बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, वही सेम सिंपल मेजोरिटी से ही। मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है इसको लगाना। अपर लिमिट कितनी है? 3 साल तक, मतलब 6-6 महीने करके 6 बार तक लगा सकते हैं, तो 3 साल हो जाएंगे अपने आप ही। अच्छा भाई 36 महीने हो गए ना, 12-36, 3 साल हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार 3 साल तक बढ़ाया, 1 साल ही लगा सकती है सरकार चाहे तो। 1 साल के बाद अगर उसे बढ़ाना है तो केवल 2 केस होने चाहिए सामने, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि स्टेट में इलेक्शन कराना भी संभव नहीं है, ये 2 केस में। अच्छा, प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर रिटर्न एडवाइस फॉर दिस। हाँ ये बात तो समझी। जैसे आपको पता होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लिख दिया था कि नेशनल इमरजेंसी केवल रिटर्न रिकमेंडेशन में लगेगी, सब लोग साइन करके देंगे, लेकिन इसके लिए रिटर्न की जरूरत नहीं है, बस बोल देंगे पीएम साहब हो जाएगा काम। अच्छा, इसको भी कभी भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको हटाने में पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। और उसे कैसे हटाते थे नेशनल इमरजेंसी को, आपको याद हो तो? उसे पार्लियामेंट भी हटा सकती है, चाहे तो सिंपल रेजोल्यूशन पास करके। पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा केवल, राज्यसभा का उसमें कोई काम नहीं है, या प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। लेकिन इसे केवल प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। मतलब केवल क्या, बहुत आराम से हटाया जा सकता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट जब बोल देंगे हट गई तो हट गई इमरजेंसी, मतलब स्टेट इमरजेंसी। अच्छा, पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, पार्लियामेंट कभी हटाती भी नहीं है स्टेट इमरजेंसी को। अच्छा, इफेक्ट क्या है इसके, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे जब स्टेट इमरजेंसी लगी होगी उसमें? कि प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस कर देते हैं किसको? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विद सीएम के साथ। पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम सब डिसमिस हो जाते हैं। फिर क्या होता है? गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद जब भाई सरकार तो रही नहीं, फिर देश राज्य को चलाएगा कौन?
तो गवर्नर चलाता है प्रेसिडेंट के कहने पे, और किसके साथ मिलके, एक कोई एडवाइजर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, या कोई चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? अपॉइंट प्रेसिडेंट। उन उसके साथ मिलके फिर देश को, वो राज्य को चलाते हैं गवर्नर साहब। अच्छा, जो स्टेट इमरजेंसी लगती है। ऑल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एज्यूम टू बाय द प्रेसिडेंट। मतलब इसका मतलब क्या है भाई? स्टेट की लेजिस्लेटिव जो पावर है या एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो किसके पास होती है? स्टेट की सरकार के पास होती है। स्टेट में और कोई कानून बनाना है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल अगर लग चुका है तो स्टेट में सरकार रही नहीं, तो उस वक्त में जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, उन्हें कौन एज्यूम करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब ही आराम से बहुत लगा सकते, मतलब बना सकते हैं कोई भी कानून। समझ रहे हो बात को? ये मतलब है इसका। अंतर देख लेते हैं एक बार प्रेसिडेंट रूल में और नेशनल इमरजेंसी में, ऐसे आपको समझ आए। ये कब लगाई जाती है? व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्स बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। ये 3 वजह से कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, तब इसको लगाया जाता है। इसको कब लगाया जाता है? जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो। और दूसरा क्या है लगाने का कारण? आर्टिकल 365 में, इसको इसी लिख लेना वाले से। दूसरा कारण ये है, अगर स्टेट ने दी, सॉरी सेंटर ने दी कोई डायरेक्शन, वो स्टेट ने नहीं मानी, तब भी इसको लगाया जा सकता है। समझ रहे हो बात? अच्छा, स्टेट, अब ये बताओ, नेशनल इमरजेंसी केस में आपको बताया था कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन करती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है सारे के सारे स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की। और इधर क्या है? स्टेट का एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है बिल्कुल, स्टेट में कुछ नहीं चलता। अच्छा, स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ रहे हो ना? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आते हैं स्टेट में? सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, ये सब उनको हटा देते हैं बिल्कुल। अच्छा, कोई अपर लिमिट नहीं है, इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है। और 1 साल बाद कब लगाया जा सकता है? वो 2 केस थे, नेशनल इमरजेंसी लगी हो या इलेक्शन कमीशन मना कर दे, ठीक है। इसे पास करने के लिए 1 महीने का टाइम है स्पेशल मेजोरिटी, इसे 2 महीने का टाइम है सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, फंडामेंटल राइट फर्क पड़ता है इससे, सारे सारे फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाते हैं, सारे सारे फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, किसको छोड़ के? 20 और 21 को। लेकिन यहाँ पर तो स्टेट इमरजेंसी के फंडामेंटल राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसे लोकसभा अटकती है रेजोल्यूशन पास करके, इसे केवल प्रेसिडेंट रह सकते हैं उनकी इच्छा पे। इसे भी प्रेसिडेंट रह सकते हैं, लेकिन इसे केवल प्रेसिडेंट, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर लोकसभा ही हटा सकती है, राज्यसभा कोई रोल नहीं है। आपको ये सब मैंने बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने आपको शुरू के पेज पर एक बात बताई थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी। आपको पता है कि कोई भी इमरजेंसी हो, सारे राइट चले जाएं, पर 20 और 21 नहीं जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर जो लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो लिखा, ये दोनों राइट नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है, कोई वॉर वगैरह नहीं है, देश की किसी वजह से लगी हुई है, किस किस बात पर? आर्म्ड रेवेलियन की वजह से अगर कोई इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है। भाई, जब नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रेवेलियन के लिए लगेगी तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे ना। अगर ये वाला केस है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि इंटरनल इमरजेंसी केस में आर्टिकल 19 है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत सारे हैं, राइट टू सेटल, जो 6 के 6 हैं उसके अंदर काफ़ी सारे। अच्छा, ये आपने लिख दिया। चलो अब लास्ट पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अपने आपको समझ आया कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई है? 1962, 1971, 1975, ठीक है। 2 बार युद्ध की वजह से, तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंस में लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लगाया जा चुका है, बहुत बार। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में लगाया गया? पंजाब के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखो। अब फाइनेंस इमरजेंसी बात करते हैं। आर्टिकल 309, 360, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि देश में, सीधी बात है, वित्तीय आपातकाल का मतलब है जब देश की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है। अच्छा, क्या देश में आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है हमारे देश में? आज तक तो लगी नहीं है, भगवान की कृपा है, और ना लगनी चाहिए कभी, वैसे लगेगी भी नहीं है अब तो। देश के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है इस वक्त, तो बहुत तगड़ा पैसा है अपने पास। तो अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक देश में नहीं लगाई गई है, इसकी तो मतलब कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। लगती कब है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया खतरे में है। अच्छा, वही है 2 मंथ का टाइम, सिंपल मेजोरिटी, सेम टू सेम, मतलब प्रेसिडेंट रूल की तरह। इसको रिन्यू करना भी जरूरत नहीं है, वहाँ तो 6 महीने के बाद रिन्यू करना पड़ता है, इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं। एक बार कर दिया तो जब तक प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं हटाएंगे तब तक नहीं हटती। समझ रहे हो बात को? बड़ा सिंपल सा खेल है इसका। इससे होता क्या है, इफेक्ट क्या आते हैं इसके?
सैलरीज अफेक्टेड। देखिए ये याद रखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लग गई तो सबकी सैलरी कटेगी। गवर्नमेंट, एक छोटे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके, मैं कह रहा हूँ कोई तो होगा देश में, हर आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे कोई भी हो। तो अभी अगर ऐसे आगे आपको अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई पूछे कि इनमें से किसकी सैलरी नहीं कटती है फाइनेंस इमरजेंसी के दौरान, तो आप आंख बंद कर लेना, सबकी सैलरी कटेगी, प्राइवेट जॉब वालों को छोड़ के। उनको तो उनका वो दे रहा है ना बॉस, वो तो वैसे ही काट सकता है बिना फाइनेंस इमरजेंसी के। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, पहले मैंने लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, कोई नहीं है, ये मैंने काट दिया है ना। हर आदमी की सैलरी कटती है फाइनेंस इमरजेंसी का। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, इसका मतलब क्या है? अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, देखो आपको पता होगा कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो हैं ये किसके कहने पर लाई जाती हैं? लोकसभा में आ सकते हैं केवल। आर्टिकल नंबर 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में, आर्टिकल नंबर 117 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल बिल के बारे में। लोकसभा में आ सकते हैं और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे आते हैं, तो प्रेसिडेंट को अप्रूव करते ही हैं भाई। प्रेसिडेंट के पास फिर सस्पेंसिव वेटो भी नहीं है, लौटा भी नहीं सकते, खुद के कहने भी तो लाया गया है। लेकिन इस केस में, मनी बिल के केस में, इसको रिजर्व किया जा सकता है, रोका जा सकता है कि भाई फाइनेंस इमरजेंसी लगी हुई है, अभी थोड़ा किसी मनी बिल को पास मत करो, वैसे ही देश में पैसे की कमी है। अच्छा, और प्रेसिडेंट बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, मतलब अपने गवर्नर को बोल सकते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल बिल अभी पास मत करना, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, बोल सकते हैं कि किसी स्टेट में भी पास नहीं होना चाहिए, गवर्नर को बोल सकते हैं भाई, गवर्नर उनके कहने भी तो गया है। तो आपको ये सब पता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फाइनेंस प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये स्पेशल मेजोरिटी 2 मंथ का टाइम है, सिंपल मेजोरिटी, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी 1 मंथ का टाइम है, सिंपल मेजोरिटी 2 मंथ का टाइम है, सिंपल मेजोरिटी 2 मंथ का टाइम है। अच्छा, लोकसभा अटकती है, प्रेसिडेंट रह सकते हैं, इसे केवल प्रेसिडेंट रह सकते हैं, प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अच्छा, 6 महीने तक लगती है, 6 महीने तक लगती है, रिन्यू करना पड़ता है उसके बाद, ये इनफाइनाइट टाइम तक लग जाती है। अच्छा, ये आपको पता है कि टाइम 1 मंथ 2 मंथ। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है कोई आर्म्ड रेबेलियन के लिए, तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता है। अच्छा, ये आपको सब कुछ मैंने बता दिया। ये सब हमने अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। देखिए अब यहाँ तक ही थे शायद मेरे गंदे से नोट्स जो थे, इसके बाद फिर भी नोट्स ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये और गंदा है। अच्छा अच्छा, अगला वाला जो लेक्चर है वो पंचायत का लेक्चर होने वाला है, 2 पेज का बस। फिर इसके बाद जो है फिर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो मैंने आज से 10-15 दिन पहले ही बनाए थे नोट्स। ठीक है, ये फिर भी मैंने काफ़ी साफ लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक ही उसमें लेक्चर में पूरे में। ये काफ़ी थोड़ा तो बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही है, हर बार आएगा भी। फिर शेड्यूल पढ़ने वाले हैं हम। चलिए 1-2 लेक्चर बचे हैं, ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।